कई बार जब हम फ्यूचर और भविष्य की कहानियाँ सुनते हैं तब अक्सर अर्थ नष्ट हो गई होती है या फिर रोबोट्स या एलियन ने अर्थ पर हमला किया होता है। लेकिन आज की कहानी ऐसी है जो भविष्य की एक अलग दुनिया हमें दिखाएगी और काफी सुंदर कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहानी भविष्य से शुरू होती है जहाँ पे हमें बताया जाता है अर्थ पर अब काफी सारे शहरों को पानी ने घेर लिया है। छोटे मोटे शहर अभी भी बचे हुए हैं जिनमें लोग रहा करते हैं, वही लोगों की संख्या भी अब ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम रोबोटिक्स कंपनी के ओनर प्रोफेसर हॉबी को देखते हैं। इनकी कंपनी रोबोटिक्स इंसानों की तरह दिखने वाले ह्यूमन रोबोट्स बनाती है यानी एंड्रॉइड। आज कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया होता है जहाँ पे डॉक्टर हॉबी अपने सारे शेयर होल्डर्स को मेका इस नए रोबोट के बारे में बताते हैं जो हूबहू इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट होते हैं और वो अपने ही सामने बैठी हुई एक लड़की को उठाकर इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि जिन माता पिता को बच्चे नहीं हैं, वो लोग इस रोबोट को खरीद सकते हैं क्योंकि ये रोबोट बच्चे के रूप में आएंगे ताकि लोग अपने बच्चों की जरूरतें इस रोबोट के जरिए पूरी कर सकते हैं जिन्हें बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन मीटिंग के दौरान ही सैंड्रा एक शेयर होल्डर इनसे पूछती है कि आज हमारी सोसाइटी में ऐसे काफी सारे रोबोट्स हैं जो इंसानों के लिए बने हैं। आपका नया प्रोजेक्ट जिसमें बच्चे होंगे वो भी इंसानों के लिए ही बनाए होंगे, लेकिन मेरा सवाल वैल्यूज पर आधारित है। क्या आप ऐसे इंसानों को बना सकते हैं जो इन रोबोट्स की भावनाओं को समझे? क्या इंसान रोबोट्स को अपने बच्चों जैसा प्यार कर सकते हैं? ये जानते हुए विकी वो एक इंसान नहीं है, लेकिन इस बात का प्रोफेसर के पास कोई जवाब नहीं होता। अब इसके बाद हम हेनरी और मोनिका इस कपल को देखते हैं। हेनरी इसी रोबोटिक्स कंपनी में काम करता है। इनका 9 साल का एक बेटा भी है मार्टिन। ऐसे तीनों की फैमिली थी, लेकिन मार्टिन को एक दुर्लभ बीमारी हुई है और उसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है और इसलिए हेनरी और बेहोशी की हालत में रखा जाता है और उसके शरीर के बेसिक काम चलते हैं जैसे सांस लेना और दिल की धड़कन, यानी एक तरह से क्रायो स्लीप में। ये इसलिए उन्होंने किया होता है ताकि अगर भविष्य में इस बीमारी का कोई इलाज आए तो मार्टिन को वो बचा सके। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि मार्टिन ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। खैर, जब प्रोफेसर हॉबी को हेनरी और मोनिका की इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है तब वो डेविड नाम के उनके नए रोबोट यानी कि एक ह्यूमन चाइल्ड रोबोट को हेनरी को फ्री में ऑफर करते हैं ताकि वो लोग डेविड की टेस्टिंग कर सके। लेकिन हेनरी इस बारे में मोनिका को बताता ही नहीं है और एक दिन हेनरी घर पर डेविड को लाता है। डेविड एक रोबोट है जो 8-9 साल का है, दिखने के लिए काफी इनोसेंट होता है। लेकिन डेविड को देखकर मोनिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हेनरी से कहती है कि हमारा बेटा सही नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे रिप्लेस कर देंगे और एक रोबोट को लेकर आएंगे। ये मेरा बेटा नहीं है। लेकिन हेनरी मोनिका को कहता है धीरे बात करो, वो सुन लेगा। अगर तुम्हें डेविड नहीं चाहिए तो मैं इसे वापस कर दूंगा, लेकिन हमें डेविड को एक चांस तो देना चाहिए। अब उसे काफी समझाने के बाद ना चाहते हुए भी मोनिका इसके लिए मान जाती है। अब हेनरी मोनिका को कंपनी के कुछ रूल्स बताता है। वो कहता है कि डेविड अब पूरी तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि हम उसके असाइन माता पिता नहीं है। उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के लिए डेविड के सामने उन्हें कुछ शब्द बोलने होंगे और जो भी इन शब्दों को बोलेगा वही डेविड का ओनर बनेगा। लेकिन इसे एक्टिवेट करने के बाद किसी भी वक्त उन्हें डेविड नहीं चाहिए तो उन्हें डेविड को वापस कंपनी को ही देना होगा ताकि कंपनी उसे डिस्ट्रॉय कर सके। क्योंकि एक बार किसी के घर में ये एडवांस रोबोट जाता है तो वो उस घर के लोगों की याददाश्त हमेशा के लिए इन रोबोट्स के साथ रहती है, इसलिए कंपनी दूसरे कस्टमर्स को बेच नहीं सकती। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद हेनरी और मोनिका डेविड को फाइनली अपने घर पर रख लेते हैं। अब उस दिन मोनिका डेविड को उसका कमरा दिखा रही है, लेकिन मोनिका अक्सर उससे दूर जाती थी। वो उससे इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। डेविड बहुत ही इनोसेंट रहता है। वो अक्सर मोनिका को एज अ मोनिका बुलाया करता था और इन दोनों की एक अलग तरह की दोस्ती होती है। मोनिका को भी डेविड पसंद आने लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसे डेविड की आदत होने लगती है और फिर एक दिन मोनिका डेविड के सामने उसे एक्टिवेट करने के लिए वो वर्ड्स बोल देती है, जिसके कारण डेविड का इम्प्रिंट प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो पहली बार मोनिका को माँ कहकर बुलाता है, जो सुनकर मोनिका उसे फिर अपना बेटा मान लेती है और गले लगाती है और काफी ज्यादा रोने लगती है। फाइनली मोनिका ने अब डेविड को एक्सेप्ट कर लिया था एज अपना बेटा। मोनिका फिर डेविड को एक टेडी भी गिफ्ट करती है जो कि रोबोटिक टेडी होता है और वो बात भी कर सकता था। धीरे धीरे मोनिका और डेविड इन दोनों का माँ बेटे का रिश्ता बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। दरअसल इन रोबोट्स में इमोशंस की कोई भी सीमा नहीं होती। अब डेविड इंसानों की चीजें जैसे सीख रहा था तब उसे मौत के बारे में पता चलता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या आप भी एक दिन मर जाओगी? जो सुनकर मोनिका कहती है कि मैं एक इंसान हूँ और हर एक इंसान एक समय के बाद मर जाते हैं। डेविड फिर कहता है कि आपके मरने के बाद तो मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? तो मोनिका कहती है अरे बेटे, इस समय के लिए 50 से 60 साल अभी भी बाकी है, हमारे पास काफी समय है मजे करने के लिए। लेकिन ये मौत की बातें सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि वो अपनी माँ के बिना कैसे रह पाएगा। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर अचानक से एक दिन उनके घर पे कॉल करता है और कहता है मार्टिन की हालत में बहुत ही ज्यादा सुधार आ रहा है। इनफैक्ट 1-2 दिन के बाद तो ये लोग उसे घर भी लेकर जा सकते हैं। अब ये सुनकर मोनिका और हेनरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों में ही उसे वापस घर लेकर आते हैं। पर मार्टिन को देखकर डेविड को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि अब उसे अपने माँ को मार्टिन के साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन माता पिता मार्टिन को बताते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। लेकिन मार्टिन इस सारे सिचुएशन को एडजस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं आती कि वो जब बीमार था तब उसके माता पिता एक रोबोट को घर लेकर आए थे। इसीलिए मार्टिन एक दिन डेविड से कहता है कि तुम एक रोबोट हो, इंसान नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन डेविड को ये बात सच नहीं लगती। लेकिन मार्टिन हमेशा ऐसी कोई ना कोई हरकतें करता रहता था जिससे डेविड मुश्किल में आता था और एक दिन वो डेविड को फंसाने के लिए मोनिका के बाल काट कर लाने के लिए बोलता है। अब क्योंकि डेविड एक रोबोट रहता है उसे इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं चलता कि ये करना गलत है।
और इसीलिए जब मोनिका सो रही होती है तभी डेविड कैंची लेकर थोड़े से बाल काट देता है। लेकिन तभी मोनिका डेविड को देखकर काफी डर जाती है। खैर एक दिन ऐसे ही पूल पार्टी चल रही होती है, तभी मार्टिन का एक दोस्त आकर डेविड को नाइफ दिखाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे स्किन के नीचे क्या है वो देखना है। पर इससे डेविड काफी डर जाता है और भागते हुए अपने बड़े भाई यानी मार्टिन के पास आकर कहता है कि देखो तुम मेरे भाई हो, प्लीज मुझे इस लड़की से बचाओ। लेकिन असल में मार्टिन खुद भी उन बच्चों के साथ शामिल होता है के साथ पूल में गिर जाता है, जिसे मार्टिन अब डूबने लगता है। और ये देखकर हेनरी और मोनिका आकर मार्टिन को बचा लेते हैं। पर इधर डेविड बेचारा धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है, लेकिन उसके शरीर पर पानी का कोई असर नहीं होता। लेकिन अपने माता पिता उसे ऐसा इग्नोर करते हुए देख उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पे मोनिका और हेनरी को लगता है कि डेविड ने ही मार्टिन को डुबाया है, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि उसमें कुछ ग्लिच है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। और इसीलिए वो लोग डेविड को वापस कंपनी को देने का फैसला करते हैं। लेकिन इस बात से मोनिका का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि कुछ भी हो, डेविड मेरा बच्चा था कुछ समय के लिए और मैं उसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकती। और इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग डेविड को कंपनी को नहीं सौंपेंगे। लेकिन वो लोग कुछ और रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब अगले दिन मोनिका डेविड से कहती है कि मैं और तुम कहीं पे घूमने जा रहे हैं, जो सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि आज का पूरा दिन वो अपने माँ के साथ बिताने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मोनिका बहुत ही ज्यादा उदास होती है, यानी कि कुछ न कुछ होने वाला है। पर इसी बीच में डेविड मोनिका से पूछता है कि क्या मैं टेडी को अपने साथ ले लूं? तो मोनिका कहती है कि हाँ। फिर ये तीनों भी एक गाड़ी में बैठकर एक जंगल आते हैं और तभी मोनिका डेविड को वहाँ पर अकेला ही छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर डेविड फिर रोते हुए मोनिका से कहता है कि माँ मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मोनिका के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अपने रियल बच्चा ने मार्टिन को मरते हुए या उसका दूसरा एक्सीडेंट में घायल होते हुए नहीं देख सकती थी। अब जाने से पहले मोनिका डेविड से कहती है कि बेटा तुम अकेले नहीं रहोगे, दूसरे अनरजिस्टर्ड रोबोट को ढूंढना है जो तुम्हारा ध्यान रख सकते हैं। और मोनिका रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। दरअसल ऐसे भी कुछ रोबोट्स है जो अपने ओनर के घर से भाग गए होते हैं और अर्थ पर इधर उधर भटक रहे होते हैं और इसीलिए ऐसे रोबोट्स को अनरजिस्टर्ड कर दिया होता है। खैर अब यहाँ पर बेचारा डेविड जंगल में ही रोए जा रहा था, तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ उसे अक्सर नीले परियों की कहानी सुनाया करती थी। नीली परी जो सबकी इच्छाओं को पूरा करती है, इसीलिए वो अब नीली परी को ढूंढकर उसे खुद को इंसान में बदलने की विश मांगने का फैसला करता है। और इसीलिए वो टेडी के साथ नीली परी की खोज में निकल पड़ता है। उसे लग रहा था कि अगर वो एक बार इंसान बन जाएगा तो उसकी माँ उसे अपना लेगी, जिससे वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए रह सकता है। लेकिन उस बेचारे बच्चे को क्या ही पता था कि इंसान इतने निर्दयी भी हो सकते हैं। अब वो बेचारा आगे जंगल में चलते ही जा रहा था। अब उसे दरम्यान डेविड को दूर से कुछ वैसे ही अनरजिस्टर्ड रोबोट्स दिखाई देते हैं जो कि काफी डिफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये पुराने वर्जन्स के रोबोट हैं जो डेविड इतने एडवांस नहीं है। अब जंगल के पास ही हम एक डंपिंग ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पे उनकी कंपनी रोबोट्स के डिफेक्टिव पार्ट्स फेंक दिया करती थी और फिर ये रोबोट्स जाकर उन पार्ट्स में से अपने लिए परफेक्ट पार्ट ढूंढा करते थे ताकि अपने शरीर को वो जोड़ सके। और इन सबको डेविड दूर से देख रहा होता है। पर तभी उन अनरजिस्टर्ड रोबोट को पकड़ने के लिए ऊपर से कुछ पेट्रोलिंग पुलिस आती है, जिन्हें देखकर ये सारे रोबोट्स वहाँ से भागने लगते हैं। अब इनके साथ डेविड भी छुपने के लिए भागने लगता है। अब ये पुलिस उन्हें पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देती थी और इसीलिए भागते भागते ये लोग अपने टेरिटरी से काफी दूर तक चले आते हैं और आगे चलकर उन्हें फ्लैश फ्लेयर नाम की एक गैंग के लोग पकड़ लेते हैं। अब फ्लैश फ्लेयर ये गैंग रोबोट्स के खिलाफ होती है जो अच्छे बुरे सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अब इनमें ही डेविड भी होता है, जिसके बाद डेविड और जोई नाम के एक दूसरे रोबोट को एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे जो रोबोट्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने के लिए आए थे। खैर अब ये दोनों भी उसी प्लेटफॉर्म पर बंधे हुए थे जहाँ पर डेविड के ऊपर थोड़ा सा एसिड गिराया जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन तभी डेविड जोर जोर से चीखने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अब ये सुनकर जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे वो काफी भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो इंसानी बच्चा है जो रो रहा है। और इसीलिए ये सभी लोग मिलकर अब उस शो के ऑर्गेनाइजर को मारने लगते हैं कि उसने एक बच्चे को वहाँ पे कैसे कैद कर लिया। अब ये सब चली रहा कि वो नीली परी को ढूंढने के लिए जा रहा है जो इच्छाएं पूरी करती है और उसे ढूंढने के सफर पर जोई भी उसके साथ चलता है। अब ऐसे ही जाते हुए एक दिन जोई डेविड को बताता है कि तुम्हें अगर नीली परी को ढूंढना है तो तुम्हें डॉक्टर नो से जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर नो सब जानते हैं। अब इसीलिए वो दोनों भी एक बाजार में आते हैं जहाँ पे डॉक्टर नो के सेंटर में चले जाते हैं। डॉक्टर नो एक्चुअली एक होलोग्राफिक आंसरिंग इंजन होता है। अब डेविड डॉक्टर नो से नीली परी के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर नो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें रॉकेटफेलर सेंटर मैनहट्टन में मिल जाएगा। ये सुनकर डेविड और जोई दोनों भी काफी खुश होते हैं और वो दोनों भी रॉकेटफेलर सेंटर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन रास्ते में पुलिस जो को पकड़ लेती है। पर तभी डेविड पुलिस के हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और पुलिस से बचकर जो को वहाँ से भगा ले जाता है और अब वो दोनों भी मैनहट्टन की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। वहीं इसी सफर के दौरान हम न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं जो अब पूरा पानी में डूब चुका होता है। अब आगे जाने पर इन्हें रॉकेटफेलर सेंटर की बिल्डिंग दिख जाती है जहाँ पर वो दोनों भी लैंड करते हैं। लेकिन जोई बाहर ही रुकने का फैसला करता है और इसीलिए डेविड अकेला ही बिल्डिंग के अंदर जाता है। लेकिन अंदर जाने पर वहाँ पे उसे कोई भी नीली परी नहीं मिलती। लेकिन तभी वहाँ पे डेविड को उसके जैसा ही दिखने वाला एक दूसरा बच्चा दिखाई देता है
जो किताब पढ़ रहा था। डेविड उस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बच्चा कहता है कि मैं तो डेविड हूँ। ये सुनकर डेविड को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि मेरे जैसा मैं अकेला ही हूँ, तुम बहरूपिया हो। लेकिन तभी वहाँ पे डेविड के क्रिएटर प्रोफेसर हॉबी आते हैं, जो डेविड से कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम एक रोबोट हो, तुम्हारी शक्ल को मैंने अपने बेटी की तरह मिलती जुलती बनाई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम भी डेविड था और उसी की याद में मैंने ये नया प्रोजेक्ट बनाया था। अब ये सब कुछ देखने पर डेविड बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे रियलाइज होता है कि वो सच में एक रोबोट है और वो एक यूनिक नहीं है। ऊपर से उसके कभी भी कोई असली माता पिता थे ही नहीं, उसे बस लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए बनाया गया है। अब प्रोफेसर हॉबी डेविड से आगे कहते हैं, हम लोग काफी खुश हो गए थे तुम्हारा अपने ओनर के लिए प्यार देखकर, और इसीलिए जब हमें पता चला कि तुम अब मोनिका के साथ नहीं रह रहे हो, तब हम लोगों ने ही तुम्हें ढूंढने का फैसला किया और इसीलिए तुम्हें जानबूझकर इसी जगह का डायरेक्शन बताया ताकि तुम इस लैब में आ सको। वही नन्ना डेविड ये सब कुछ देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, मुझे बस नीली परी से मिलना है जो मुझे इंसान बनाएगी। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि नीली परी जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जिसके बाद डेविड लैब में जिन्हें डार्लिन नाम दिया गया होता है। ये सब कुछ देखकर डेविड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे अब जाकर रियलाइज होता है कि अगर किसी दिन मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा रिप्लेसमेंट ऑलरेडी मौजूद है। मतलब मैं इस दुनिया के लिए यूनिक ही नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है और मैं कभी भी इंसान नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए वो डिप्रेस मोड में बिल्डिंग से नीचे समुद्र में ही जंप मार देता है। पर जोई उसे देख लेता है और वो हेलीकॉप्टर से डेविड को जाकर बचाता है। लेकिन तभी वहाँ पे डेविड जोई से कहता है, मैंने अभी अभी नीचे समुद्र में नीली परी को देखा है, मुझे अब उससे मिलने जाना है। लेकिन इनकी बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव से इन दोनों को खींचने लगती है। लेकिन क्योंकि डेविड एक एडवांस रोबोट है, उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। पर जोई के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके पहले की पुलिस उसे पकड़ती जोई डेविड से कहता है कि तुम मुझे इंसान बनने के बाद भूल मत जाना। और ये कहकर जोई हेलीकॉप्टर को डाइव मोड में डाल देता है, जिससे हेलीकॉप्टर एक सबमरीन की तरह समुद्र में तैर सकता है। और तभी आकर पुलिस जोई को पकड़ लेती है और डेविड वापस अकेला हो जाता है। अब यहाँ पे डेविड अपने टेडी के साथ के नीचे चला आता है। यहाँ पे नीचे कोनी आइलैंड नाम के एक जगह पर डेविड को नीली परी का एक स्टेचू दिखाई देता है। स्टेचू को प्रार्थना करके कहता है कि मुझे इंसान बनना है ताकि मेरी माँ मुझे अपना सके। पर अफसोस डेविड को उस स्टेचू से कोई भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन इसी बीच में वहाँ पर मेरी को राउंड की एक व्हील आकर डेविड के हेलीकॉप्टर के यहाँ पे गिरती है, जिसके कारण डेविड और टेडी दोनों भी फंस जाते हैं। जो देखकर टेडी उसे कहता है, शायद हम लोग यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो डेविड कहता है कि मैं यहाँ से निकलना भी नहीं चाहता हूँ जब तक मैं इंसान नहीं बन जाऊँ। और यह कहकर डेविड उसी नीली परी के स्टेचू को देखने लगता है। वो बार बार नीली परी से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे इंसान बना दो, लेकिन उसकी विश कभी पूरी होती ही नहीं। दिन के बाद दिन निकल जाते हैं, सालों बीत जाते हैं और ऐसा करते करते सदियां निकल जाती है। डेविड उधर ही था। 2000 साल बीत जाते हैं। हम अर्थ का नजारा देखते हैं जहाँ पर इंसान अब पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। अब मैनहट्टन पूरी तरीके से बर्फ में दफन हो गया है। वही जो रोबोट्स थे वो अब एडवांस सिलिकॉन रोबोट्स में बदल गए होते हैं, जिन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाता है। पर जब इन स्पेशलिस्ट को बनाया जा रहा था तब इंसान धीरे धीरे विलुप्त होने लगे और इसीलिए इस समय के स्पेशलिस्ट ने कभी भी इंसानों को देखा ही नहीं था। अब ऐसे एक दिन इन स्पेशलिस्ट रोबोट को डेविड समुद्र में नीचे मिलता है और जब उन्हें पता चलता है कि डेविड और टेडी सदियों पहले के रोबोट्स हैं जिन्होंने इंसानों को देखा है, इसलिए वो लोग फिर डेविड और टेडी को बाहर निकालते हैं। हम देखते हैं डेविड का शरीर पूरा फ्रीज हो चुका था, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिस्ट उसके सिस्टम को वापस से एक्टिवेट कर देते हैं और उसे वापस चालू कर देते हैं। डेविड को जैसे ही हो जाता है वो सबसे पहले उसे नीली परी के स्टेचू को छूता है, लेकिन उसके छूते ही वो स्टेचू अपने माँ के प्यार की तलाश में था, लेकिन उसके माँ ने उसे जंगल में छोड़ दिया था और तब से डेविड दर दर भटक रहा है। ये देखकर स्पेशलिस्ट को भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए वो डेविड की मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और एक दिन एक स्पेशलिस्ट उसके सामने आता है एज ए नीली परी के रूप में, जिसे देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो नीली परी यानी स्पेशलिस्ट डेविड से कहता है कि अभी 2000 साल बीत गए हैं, तुम्हारी माँ या कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं है और तुम कभी भी इंसानों में नहीं बदल सकते हो क्योंकि तुम एक रोबोट हो। जो सुनकर डेविड उस नीली परी से पूछता है कि क्या तुम इंसान बना सकते हो? तो नीली परी कहती है कि हम इंसानों के क्लोन्स को उनके डीएनए की मदद से बना सकते हैं और उसे डीएनए मांगता है। लेकिन मोनिका का कोई भी डीएनए उसके पास नहीं था और वो खुद भी जिंदा नहीं है, इसीलिए वो उदास हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे टेडी आता है और उसके पास मोनिका के बाल थे जो डेविड ने काटे थे, जो देखकर डेविड काफी खुश होता है और वो बाल नीली परी को दे देता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एक स्पेशलिस्ट अपने असली रूप में डेविड के सामने आता है और कहता है कि हमने मोनिका के क्लोन को बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम अपनी कोशिश में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमने जो क्लोन बनाया है वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक ही जिंदा रह सकती है और रात में ये क्लोन जब सोने जाएगी तब वो अपने आप ही डिसेबल हो जाएगी और हम क्लोन बनाने की इस प्रोसेस को वापस दोबारा नहीं कर सकते। पर यहाँ पर डेविड इस 1 दिन के लिए भी काफी खुश होता है और वो कहता है कि हाँ मुझे बस एक बार अपनी माँ से मिलना है। जिसके बाद डेविड जाकर उस क्लोन यानी अपनी माँ से मिलता है जो हूबहू मोनिका की तरह दिखाई दे रही थी। इस क्लोन में डेविड की सारी याददाश्त होती है और वो डेविड को एज अपना बेटा पहचान लेती है। डेविड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो पूरा दिन माँ बेटे दोनों भी एक साथ बिताते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सदियों से प्लान किया था। अब देखते देखते रात हो जाती है। अब सोने से पहले मोनिका काफी ज्यादा रोता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो कभी भी वापस अपनी माँ से नहीं मिल सकता और इसीलिए वो भी मोनिका के साथ ही बेड पर लेट जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो ये कहानी थी डेविड की जो अपनी माँ की तलाश में निकल पड़ा था। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।